अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, अब ये भारत का पहला गांव होगा। और इसके साथ साथ ऐसे सभी गांव जो सीमावर्ती क्षेत्र में हैं, वो सारे के सारे गांव भारत के पहले गांव होंगे। यानी कि उनका विकास पहले गांव की जो प्राथमिकताएं होती हैं उसको आधार मानकर किया जाएगा। और इसके लिए अब चाहे सड़कें हों, चाहे अन्य नेटवर्क हों, अन्य सुविधाएं हों, बहुत तेजी से उसका विकास किया जा रहा है, जिससे कि सीमांत क्षेत्रों में लोगों का आवागमन अच्छा हो और उनके लिए पर्यटन, व्यापार और सामरिक दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी आज हमारे देश की सीमाओं को नई मजबूती मिली है इन गांवों के कारण। और आदरणीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इन सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है, बहुत सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है। और वो वहां पर दौरा ही नहीं करते हैं, बल्कि वहां के रहने वाले लोगों से संवाद भी करते हैं और हमारे सुरक्षा बलों के साथ भी संवाद करते हैं। उनकी समस्याएं, उनकी चुनौतियां, कठिन परिस्थितियां, उन सबको समझकर उसके समाधान के लिए भी निर्णायक कदम उठाते हैं। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और प्रत्येक परिवार से यहाँ कोई न कोई, किसी न किसी परिवार से, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश की सीमाओं को, उनकी सुरक्षा में अपना योगदान कर रहा है। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं और मुझे ये देखकर बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सेना को आज अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। आज भारत न केवल रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि कई देशों को रक्षा के उपकरण भी और संसाधन भी निर्यात कर रहा है। एक समय हम सबको याद होगा कि जब देश के अंदर कोई भी युद्ध की स्थिति पैदा होती थी या हमें उपकरणों की आवश्यकता होती थी, तो हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी रहती थी, हमें निर्भर रहना पड़ता था। छोटे छोटे रक्षा के उपकरण भी हमें निर्यात करने पड़ते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो अग्रणी देशों की सूची में है, जो रक्षा के उपकरणों की निर्यातक देशों की सूची है, उसमें टॉप देशों की सूची में हमारे देश का भी नाम आज शामिल हो गया है। और लगभग 28,000 30,000 करोड़ का रक्षा का निर्यात हम प्रत्येक वर्ष करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम सभी ने देखा कि स्वदेशी हथियार हमारे किस प्रकार से आज अत्याधुनिक हैं, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से युक्त हैं। उसकी शक्ति को, उसकी टेक्नोलॉजी को पूरे विश्व ने देखा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश की सरकार भी अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमने जहां शहीदों की वीरता और बलिदान को नमन करते हुए उनके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया, वहीं वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को और अर्धसैनिकों को सम्मानित करने के लिए भी और अशोक चक्र पाने वालों को मिलने वाली राशि को भी हमने 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। साथ ही वार्षिक जो राशि है उसको भी बढ़ाया है। कीर्ति चक्र की राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए की है। वार्षिक राशि को भी बढ़ाया है। इसके साथ ही शौर्य चक्र को एक मुश्त राशि 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया है। इतना ही नहीं, हम शहीद सशस्त्र बलों एवं अर्धसैनिक बलों की सैनिकों की स्मृति में शहीद द्वार और शहीद स्मारक इनका भी निर्माण करा रहे हैं। देहरादून के ही गुनियाल गांव में हमारे राज्य के सभी सैनिकों की स्मृति में भव्य सैन्य धाम का निर्माण का कार्य भी हमारा लगभग पूरा हो गया है। बहुत जल्दी हम उसका लोकार्पण भी करने वाले हैं, जो हमारे राज्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए देश की एक बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बनेगा। उनकी राष्ट्रभक्ति की ओर उनको ले जाने में बहुत बड़ा योगदान देगा।
इस वर्ष भी हमारे 10 वीर बलिदानियों की स्मृति में हमने स्मारक बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। हमने शहीद परिवार के एक सदस्य को नौकरी में समायोजित करने का भी शुरुआत किया है। इसके अतिरिक्त हमने पूर्व सैनिकों, वीर नारियों को राज्य में एक बार अचल संपत्ति क्रय करने पर 25% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट का भी निर्णय लिया है। ये सभी कदम हमारे वीर सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति सम्मान और समर्पण के प्रतीक हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार हमारी सरकार सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के हितों के लिए, हमारे अर्धसैनिक बलों के सभी सैनिकों, उनके परिजनों के लिए पूरी तरह से निरंतर प्रयास करेगी कि उनका हर प्रकार से उत्थान हो, उनके परिवार को हर प्रकार से सहायता मिले। साथियों, मेरा मानना है कि आप सभी न केवल देश की सीमाओं के न केवल रक्षक हैं, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की भी समृद्ध संस्कृति, विरासत और परंपरा के भी सच्चे संरक्षक हैं। आप भली भांति जानते हैं, आज हमारे देवभूमि के सामने हमें कई नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अनेक चुनौतियां हैं। इस वर्ष हमने बहुत बड़ी आपदा की चुनौती का सामना करना पड़ा हमें। वैसे तो प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना पड़ता है, अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ आज हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करने का भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक बड़ा षड्यंत्र, कई लोग यहां पर फर्जी दस्तावेज बनाकर मूल निवासी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार इन सुनियोजित कोशिशों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे, इसको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। और हमारे बच्चों को आने वाले समय में हम उनको असुरक्षित उत्तराखंड नहीं सौंपना चाहते, उनको हम विरासत में असुरक्षा का भाव नहीं देना चाहते हैं, उनके भविष्य को सुनहरा देना चाहते हैं, उनको एक अच्छा उत्तराखंड देना चाहते हैं। इसके लिए हमने जहां एक और सख्त भू कानून बनाया, वहीं अब हम परिवार रजिस्ट्रों की भी पुनः हमने गहनता से जांच के निर्देश दिए हैं। लेकिन आप सभी को भी इसके प्रति इन घुसपैठियों, अवैध घुसपैठियों की सजग रहते हुए इन अवैध घुसपैठियों की हर कोशिश को विफल करने के लिए तत्पर रहना होगा, ताकि हमारी सीमाओं और प्रदेश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथियों, कुछ लोग देवभूमि के शांत वातावरण को खराब करने का भी षड्यंत्र कर रहे हैं। कुछ लोग लैंड जिहाद फैलाकर हमारे जंगलों और पहाड़ों में खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का भी प्रयास कर रहे हैं।